ट्राई किया था? हाँ जी। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ये। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर्स। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स is equal to 24 meter. Find the sides of the square. Find the sides. किया था किसी ने? अच्छा, पहली चीज हमें इक्वेशंस में क्या सोचनी है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में व्हाट वी नीड टू थिंक। द फर्स्ट थिंग क्या करते हैं हम? फर्स्ट थिंग व्हाट विल बी टेक एज एक्स एंड वाई। हमारे दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, क्या डिपिक्ट करेंगे हमारे इस इक्वेशन में? तो एक्स क्या शो करेगा? किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स है? अगर दो स्क्वायर्स है, दोनों की क्या होगी? एक एक साइड। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर वन। समझ में आ गया? हमेशा ये मत सोचना इक्वेशन कैसे बनेगी, हमेशा ये सोचना एक्स और वाई क्या है। एक्स एंड वाई को अगर आप रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे कि कौन सी चीज एक्स, कौन सी चीज वाई, द टू थिंग्स, देन इट बी इजी टू सी आपकी इक्वेशन अब बनाओ ठीक से बनती है कि नहीं। पहली चीज क्या लिखी हुई है? सम ऑफ एरियाज इज 468, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स 24। अब बताओ आप क्या आराम से इक्वेशन बना सकते हो आप? सम ऑफ एरियाज, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। गीतांश, अगर साइड एक्स है, स्क्वायर है, उसकी साइड एक्स है, तो एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से वाले साइड स्क्वायर का एरिया है? फर्स्ट वाला। कितने हमारे पास स्क्वायर है? दो। सेकंड वाले का एरिया क्या होगा? वाई स्क्वायर। फिर आपको क्या दिया हुआ है? सम ऑफ एरियाज। सम का मतलब प्लस, और ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बन गई इक्वेशन एक। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स। राजा, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। साइड क्या ली है? एक की एक्स एक की वाई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 4x माइनस 4y। शुड आई राइट 4y माइनस 4x? एक्स और वाई में अगर डिफरेंस 24 दे रहे तो मानकर चल रही है एक्स बड़ा है। ठीक है, उसके इसमें मान लेंगे बड़ा वाई हो जाएगा, पर हमने ये नहीं कहा वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। हमने दो स्क्वायर लिए हैं, एक्स एंड वाई आर द साइड्स, तो दोनों स्क्वायर की साइड रिस्पेक्टिवली नहीं है, दो स्क्वायर की साइड ले रहे हैं, तो इसमें वाई माइनस एक्स हमें नहीं लेना। ठीक है, ले भी लोगे वो एक्स्ट्रा काम ही आपके लिए। अब मेरे पास आ गया 4 कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24, तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? 6। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। क्या करना चाहिए इसमें? अब हम टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, तो हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, है ना? सब्स्टिट्यूशन में किसकी वैल्यू ले? मैं लेती हूँ एक्स की वैल्यू, क्या? 6 प्लस वाई, और इस 6 प्लस वाई को कहाँ पुट कर दूंगी? एक्स की जगह। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, एक पेपर में ना मैंने इशू चेक किया, जब चेक किया पेपर क्या किया है, उसने एक्स को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, वाई को भी कर दिया। एक्स को तो डाला ही है, दूसरा वेरिएबल है उसको भी डाल दिया। तो ऐसा करना चाहिए हमें, सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करके इक्वेशन को एक लेवल पे लेके आते हैं। वो घूमना हो गया कि एक्स को भी डाल दो वाई को भी डाल दो, फिर घूमते रहो। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज 6 प्लस वाई होल स्क्वायर? मुझे अप्लाई करके बताओ इसमें क्या आंसर आएगा बेटा? वाई। हाँ, और अब तुम पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तुम्हारे टेस्ट वगैरह जो भी पिछले हुए हैं इतने अच्छे नहीं गए हैं। मैंने तुम्हारी मम्मा से भी कहा है, यू नीड प्रैक्टिस। घर पे आप क्वेश्चंस करके आओगी रोज की रोज, टेस्ट 1 टेस्ट 2 जो भी है मुझे सॉल्व करके कुछ ना कुछ करके दिखा रही है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आएंगे ना आपके, तो मुझे सारे करके दिखाने हैं आपने। जितने भी टेस्ट 7 टेस्ट हो गए ना अब तक, ग्रुप में देखना 7 टेस्ट है। नहीं है तो जो शुरू से था ना, आपने लेट ज्वाइन किया था, जो शुरू से है उन सबसे टेस्ट ले लो। ठीक है,
रोज की रोज एक टेस्ट या 5 क्वेश्चन में करके दिखाओ, ठीक है। चैप्टर 1 के टेस्ट दिए हुए हैं मैंने आपको, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, तीनों के टेस्ट दिए हुए हैं, जितने भी उतने सभी क्वेश्चन कर लो। प्लस एक असाइनमेंट आज मेरी है चैप्टर 1 की, ग्रुप ने शेयर की है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने भी करवाए हुए हैं, प्लस ऐसे ही क्वेश्चन और होंगे, वो सॉल्व करने शुरू कर। 2y² प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2y² प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। y² प्लस 6y माइनस 216। x² प्लस y² में कौन सी रेंसी होती है? अच्छा, एक होता है x² प्लस y², जिसको आप बता रहे हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि फॉर्मूला किसका होता है? x² माइनस y² का। हाँ जी, तो तुम उसमें प्लस में नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो दिस इज योर रॉन्ग फॉर्मूला, तो मिटा दो दिमाग से, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। प्लस वाले को फैक्टराइज नहीं करते, फैक्टर्स क्या बनेंगे? 18y माइनस 12y। अच्छा, एक चीज जो सबसे अच्छी लगी ना मुझे इस पेपर में आपके, मैक्सिमम बच्चों ने ना जो √3 वाला क्वेश्चन था वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया हुआ, ठीक है। √3 वाला क्वेश्चन था ना उसमें फैक्टराइज, जिसमें रूट की वैल्यू थी, मैक्सिमम ने फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व किया, विच वॉज वेरी नाइस। ये करना है, अप्लाई करना है उसको, बैठे मत रहो कि कॉमन लेंगे। लेट क्यों हो गए हो? हम्म, आगे से लेट आए ना, मैंने क्लास में एंटर नहीं करना। सो y माइनस 12, y प्लस 18 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 12, y की वैल्यू -18, -18 क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एक स्क्वायर की साइड है 12 और दूसरी स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 18। हाँ जी, ये लिखेंगे हम। साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 12 मीटर, साइड ऑफ अदर स्क्वायर इज 18 मीटर, ठीक है। ये एक्स और वाई करके नहीं छोड़ना प्लीज। साइड ऑफ स्क्वायर 1, साइड ऑफ स्क्वायर 2 लिख देना, या द टू साइड्स आर, साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर, बस रिस्पेक्टिवली हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एक की साइड 12 है, एक की साइड 18 है। क्लियर होगी इतनी बात सबको? कौन बोलो? करवाती हूँ, वो करवाना है, ठीक है। वो पेपर में आता भी है तुम्हारे टर्म पेपर में, बोर्ड में कितना आएगा नहीं आएगा नहीं, ठीक है। ये रखा हुआ है, इसके 2-3 क्वेश्चन है, वो सिर्फ करवाने, अभी उसको करवा के तुझे, पहले ये लिख लो। अब आते हैं, ये 3 क्वेश्चन है based on time speed distance. These 3 questions are based on time speed distance, time and group. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलना, क्योंकि समझ में नहीं आते हैं। पहली बात तो हर बार करना करना पड़ता है, और हर बार इसको रिवाइज करोगे, 10 बार समझोगे यहाँ क्लास में, फिर भी सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए सिर्फ रट्टा मारना ही रहता है और कुछ, ठीक है। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो लास्ट ईयर आई हैड अ गर्ल, उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया हुआ, मैंने याद किया हुआ है। आप ये क्वेश्चन बोलते हो, पहले वो क्वेश्चन बना के कहती है मैम मुझे नहीं पता कैसे आई है, रट्टा मारा हुआ है। इक्वेशन ऐसे बनती है, नंबर्स रिप्लेस करना समझ में आते हैं, नंबर्स में वैसे रिप्लेस कर देती, समझ में आ गई बात ये, तो विच इज वेरी गुड। जैसे हिस्ट्री रट्टा मारते हो, जो चीज मैथ में समझ नहीं आती ना उसको रट लो, समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई है? हर चीज मैथ्स में समझ नहीं आएगी आपकी स्टेज पर, जो चीज समझ में नहीं आती उसको क्रैमिंग ही हल है उसका, और कोई हल नहीं कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, बस। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर थोड़ा दिमाग और चला, प्रैक्टिस करते रहे, तो समझ में भी आ जाता है, राइट। नेक्स्ट लिखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स, a train travels
360 kilometers at uniform speed. If the speed had been, ये आपने शायद किया भी है पिछली वाली एक्सरसाइज में. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. ठीक है, मैं आपको एडवाइस करती हूँ 2 वेरिएबल्स के साथ लो, आराम से हो जाएगा. और स्कूल में मैम कहती है कि नहीं सिंगल वेरिएबल से करना है, और 2 वेरिएबल्स वाला वो गलत कर देते हैं. तो क्या करेंगे, पहले आप 2 वेरिएबल से कोशिश करो करने की. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम वो 2 वेरिएबल्स क्या सपोज करते हैं, एक्स एंड वाई क्या लेते हैं, स्पीड एंड टाइम. एक्स को स्पीड ले लिया, वाई को टाइम लिखो. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू एक्स. बिल्कुल ठीक है, x किलोमीटर पर आवर. लेट द टाइम टेकन बाय. अब इस क्वेश्चन में नंबर्स देखो कहाँ कहाँ दिए हुए हैं. कौन सा नंबर दिया हुआ है, ये 360 क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आपने स्पीड क्या ली है x, टाइम क्या लिया है y. तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई xy इज 360. ठीक है, फिर अपने मैथ्स के क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम में नंबर्स देखने हैं सारे, तभी समझ में आएगा. अब सेकंड नंबर कौन सा दिख रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर. अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा हो, कुछ और ना लिखा हो, तो वो क्या होती है, स्पीड, है ना. तो स्पीड को क्या टाइम में ऐड करते हो कि 4 घंटे लगे, 5 किलोमीटर प्लस होता तो हमारा टाइम बन गया. कुछ ऐसे बोलते हैं हम, नहीं बोलते ना. तो स्पीड किस में जाके ऐड होगी, स्पीड में. टाइम किस में ऐड होता है, टाइम में. और डिस्टेंस किस में ऐड होगा, डिस्टेंस में. अब वो कहते हैं स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. ठीक है, तो हमारी न्यू स्पीड क्या हो गई, x प्लस 5. समझ में आ गया, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. समझ में आ गई बात. ये दूसरा नंबर भी हमने कवर कर लिया, 5 किलोमीटर पर आवर को हमने यूज कर लिया. तीसरा कोई नंबर दिया हुआ इसमें, 1 आवर. 1 आवर कहा जाएगा, टाइम में. टाइम क्या है, y. 1 आवर लेस कहा है. ठीक है, तो न्यू टाइम क्या हो गया, y माइनस 1. अब एक इक्वेशन तो बन गई, दूसरी और बनानी है. क्या, x प्लस 5 y माइनस 1 स्पीड एंड टाइम. अब ये पूरी जर्नी में जब स्पीड को बढ़ाया, टाइम को कम किया, डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा, डिस्टेंस सेम है. तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि चाहे स्पीड बढ़ाकर टाइम कम कर लो, फिर भी डिस्टेंस कितना कवर किया है, 360. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. और जितने इक्वेशन जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए. यूनिक आंसर आएगा ही आएगा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो बाइनोमियल्स दिए ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स वाई प्लस 5y माइनस एक्स माइनस 5. ये समझ में आता है सबको मल्टीप्लिकेशन, सबने ठीक विद साइन, राइट. अब क्या करना है, अब जाएगी एक्स वाई, यहाँ पे 360 की जगह एक्स वाई लिख दो. मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली इसको ऐसे ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि सबको पता है, ये टीचर को भी पता है कि एक्स वाई 360 के इक्वल है, इसलिए किया है. ठीक है, अब इसमें आप नया स्टेप बनाओ नहीं बनाओ वो आपकी मर्जी है. इजिली टू अंडरस्टैंड कि एक्स वाई और 360 कैंसिल होगा. अब बचा क्या हमारे पास, 5y माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. और एक इक्वेशन अपने पास और है, एक्स वाई इज इक्वल टू 360. ठीक है, x क्या है, x क्या शो करता है, स्पीड. y क्या शो करता है, और क्वेश्चन में निकालना क्या है, एवरेज, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है. मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू लिखती हूँ 360 बाई एक्स, उसको रिप्लेस कर दिया. x into y is 360, y is 360 upon x, 5 into 360 upon x minus x minus 5 equal to 0. इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे करना है ना,
वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले इसको डबल वेरिएबल में करके 2-3 बार इसको याद करो। सिंगल में क्लास टीचर आपकी बोलेगी बोलेगी मैथ टीचर के सिंगल वेरिएबल में करके आओ, ऐसे नहीं करना एक्स वाई लेकर। सिंगल में भी होता है, बड़े आराम से होगा, ठीक है, लेकिन कैसे वो हम बाद में देखें। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 1800 डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा गीतांश, अभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? तुमने कहाँ तक लिखा है? क्या 365 एक्स में डाला? डालो फिर। यहाँ तक समझ में आया सारा? जो यहाँ तक किया है समझ में आ गया था? तुम्हें चैप्टर पेपर में आना है ना, चैप्टर 4। हाँ आना है। अच्छा ये चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा ना, जिनको तो ये पेपर्स में आना है, क्लास में एपी होगा ही होगा, ठीक है, तो सिर्फ क्लास में एपी सुनोगे, सिर्फ सुनोगे और नोट्स बनाओगे। घर जाके 4 चैप्टर्स ही अपने रिवाइज करने हैं। मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन टेस्ट में से किसी भी असाइनमेंट में से दे दूंगी, वो रोज आप करके आओ। समझ में आ गया? जिनको 5th चैप्टर नहीं है या 5th या उसके अलावा कोई और चैप्टर नहीं है पेपर में। क्लियर हो गया? फोकस ऑन योर मे एग्जाम। जितना सिलेबस है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसमें? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? एक्स। यहां पर आ गया 1800, एक्स अपॉन 1, 5/1। हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो ये बन गया -x² -5x इक्वल टू 0। तो 1800 -x² -5x इक्वल टू 0। -x² -5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। अब ना सिर्फ कितना आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में, कि अभी भी ना क्वेश्चन में आपके टेस्ट में ये एक बहुत बड़ा इशू था। अगर x² -5x प्लस 1800 लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या शेप बनती है? पैराबोला। पैराबोला दो तरह का होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये कौन सा होगा? डाउनवर्ड क्यों होगा? क्योंकि x² क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ ना, -1 कॉमन लिया, x² प्लस में हो जाएगा, -5x का क्या बन जाएगा? +5x प्लस 1800 क्या क्या बन जाएगा? अगर तो ये पॉलिनोमियल है, ये -1 ऐसे ही रहेगा। अगर ये इक्वेशन है तो ये -1 क्या होता है? उधर जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाता है। इक्वेशन में भी सेम, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1। तो ये भी प्लस हो गया, उधर भी प्लस हो गया, उधर तो 0 है ये। समझ में आ गया? पॉलिनोमियल में इट विल स्टे अ डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, लेकिन इक्वेशन में हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। पैराबोला तो अभी भी है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई बाय -1 करके -1 को खत्म कर दिया। ठीक होगी इतनी बात? आ जाओ अब इसके फैक्टर्स बनाओ। x² प्लस 5x माइनस 1800। अभी होता है मैम फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, नहीं समझ में आ रहे। अगर नहीं समझ में आ रहे तो क्या करेंगे? फॉर्मूला। ठीक है, अगर तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो अप्लाई द फॉर्मूला। आपने कोऑर्डिनेटिव क्वेश्चन के राइज किया था क्या? जो मैंने कल करवाए थे तुम्हें, किए थे? आते हैं नहीं घर पे, किए थे जाके रिवाइज? क्यों? पॉलिनोमियल्स किया रिवाइज आके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्यों? टेस्ट तुम्हारा बहुत अच्छा गया है। हम्म। हाँ जी। फैक्टर्स वैसे बन रहे हैं किसी के? 45 एंड 40।
ठीक है, अगर नहीं बनते फैक्टर्स विद प्रैक्टिस आ जाता है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो गो बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो ये फैक्टर्स बन जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो मैं अब थोड़ा सा इसको स्पीड अप करके आई राइट इट एज x प्लस 45 x माइनस 40। ठीक हो गया? अच्छा, फॉर्मूला मेथड याद है ना सबको? पहले क्या करते हैं उसमें, वी फाइंड डी। डी किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। गीतांश बताओ डी किसके इक्वल है, पता है? याद है कि नहीं? हाँ, और एक्स की वैल्यू बताओ क्या होती है? वेरी गुड। चलो, अब आते हैं यहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस 45 को आप क्या कर दोगे? रिजेक्टेड, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम नहीं पूछा हुआ तो उसमें टाइम लगाना भी नहीं है, इसकी जगह कुछ और कर लो, पेपर में बहुत कुछ होगा सॉल्व करने। ठीक है, प्लीज इसको करने से कुछ नहीं होने वाला, सच में कहती हूँ। आप सिर्फ वेस्ट करते हो कि स्पीड निकाले, जैसे वहां पे तुमने 9 और 4 को ऐड करके 9 मिनट लिखा हुआ है। हाँ, नहीं करना था, क्यों करना था? ठीक है, मुझे दोनों निकाल दी, गलत भी हो सकता है। आंसर तुम्हारा ठीक हो, पर 5 5 + 4 9, टोटल 9 मिनट। हाउ कैन यू ऐड टू टू टाइम्स? एक बंदा चल रहा है 5 मिनट्स में कवर किया, दूसरा 5 मिनट, दोनों 9 मिनट में कवर किया। व्हाट इज? तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने फॉर्म हुए? ऐसा नहीं है कि आपने इतने नंबर ऑफ कंटेनर्स फॉर्म किए, इतनी टाइल्स फॉर्म की, वो चीज नहीं है। एक चीज और मुझे आपको कहनी थी, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एचसीएफ एलसीएम का, दैट यू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, आपको निकालना है, जैसे मैंने पेपर में दिया था। फिर उससे एम की वैल्यू निकालनी है, और क्या है, ऑल्सो फाइंड एलसीएम। आप सबने पता क्या किया हुआ है? एचसीएफ निकाल दिया, एम निकाल दिया, एलसीएम को भी फैक्टराइज कर रहे हो। नहीं करना, चाहे लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना। अब ये क्यों है? क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला हमें यूज करना ही है। समझ में आ गया? इस चीज को लिख लो। एक चीज को फैक्टराइज करके निकालते हैं, दूसरे को फॉर्मूला से निकालते हैं। लिख लो इस चीज को ऑलवेज, ये क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में भी आया था, आपके मे टेस्ट में भी आएगा ये क्वेश्चन। डिफिकल्ट सा कोई नंबर होगा जिसको पहले फैक्टराइज करके एचसीएफ निकालोगे, फिर उससे एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम में फैक्टराइजेशन नहीं करनी, क्योंकि मैक्सिमम ने फैक्टराइज करके गलत किया हुआ है वो। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है थ्रू फैक्टराइजेशन। एम तो मैंने दिया हुआ था, मोस्टली एम नहीं दिया जाता, मोस्टली। देन फाइंड एलसीएम, चाहे लिखा हो ऑल्सो फाइंड एलसीएम, चाहे लिखा हो हेंस फाइंड एलसीएम, हमेशा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैंने भी नहीं दिए हैं। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? टू फाइंड एलसीएम यूज दिस फॉर्मूला। इतना क्लियर है हमें? तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 kilometers between station A and B. ठीक है, नाउ दिस इंक्लूड्स, मतलब नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन स्टॉपेज और इंटरमीडिएट स्टेशन जितने भी हैं वो नहीं लेते, डायरेक्टली डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और उनकी जर्नी जितना टाइम में हुई, डिफरेंस टाइम का है 1 hour लेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is 1 kilometer per hour more than that of passenger train. Find the
average speed of two trains, of the two trains. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer distances between two stations. If the average speed of express train is 11 kilometer per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two trains. अच्छा, हमें x और y क्या लेंगे? स्पीड और टाइम निकालने को क्या कहा हुआ है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट लिखो, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. हाँ जी, लिख लिया हमने. लिखा है तुमने प्रॉपरली? नहीं लिखा? उधर देखने से फुर्सत मिला तब हम लिखे. ऐसा करो ना, चेयर उधर कर बेटा, इधर कर. आजा, अब हंसो सारे, अब हंस ले. टर्न, खड़ा हो जाओ, टर्न करो उधर से. बार बार गर्दन घुमानी पड़ी ना, ऐसे ही दर्द होगा गर्दन में. टर्न, आइज गो आउट. टर्न कर ले आज, करो. क्यों नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? वाई सॉरी? क्या गलत कर रहे हो? या मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने तो नहीं कहा सॉरी बोलो या सॉरी फील करो. मैं तो आपको सिंपल कह रही हूँ, चेयर घुमा लो उधर. आइंदा से ना पता क्या करना, वहां बैठना, दोनों तरफ ऐसे चेयर रखना. इधर उधर देखने का मौका ही नहीं. वहां आराम से बैठो साइड में, मैं वहां पे दो चेयर्स लगाऊंगी आपकी, और मैं अरेंजमेंट रखूंगी कल से तुम दोनों के लिए. और किसी को बैठना ना, वो अपना सर्कल बना के बैठ. शिवेन तुम भी साथ. So we have an express train takes 1 hour less than the passenger train. अच्छा, एवरेज स्पीड दी हुई है दोनों की. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दी हुई है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. अच्छा, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है ज्यादा है? लेस है. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 11. समझ में आ गई बात? पहली इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 11. अब जो नेक्स्ट इक्वेशन समझनी है ना, वो ध्यान से समझना. यहां पर हमें दिया हुआ है टाइम डिफरेंस क्या है? 1 आवर लेस. ठीक है, एक टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन का और एक टाइम है पैसेंजर ट्रेन का. एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है. किसका टाइम बड़ा हुआ? एक्सप्रेस ट्रेन का कि पैसेंजर ट्रेन का? ठीक है, ये बड़ा हो, मतलब टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 1. समझ में आ गई ये चीज? पैसेंजर वाली ट्रेन का टाइम जो है, ट्रेन ए जो है उसका टाइम ज्यादा है. ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है. तो हमने क्या किया, मुझे पता है दोनों टाइम्स को माइनस करना है. प्लस में अगर बात रखूंगी तो जिसका टाइम बड़ा है उसे पहले लिखूंगी. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 132. पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है? बाय. एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस है 132, स्पीड क्या है? समझ में आ गया? टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स. आपकी जो ये चीज है ना, ये आप सिंगल वेरिएबल में भी इक्वेशन बनाने में आपको हेल्प करती है हमेशा. समझ में आ गया? जो पहले वाले क्वेश्चन में हम दो वेरिएबल्स ले रहे थे, उसको हम एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस इसी फॉर्मूला के साथ करते हैं. एक चीज बांध के रखना, जब भी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, हमेशा टाइम में
इक्वेशन फॉर्म करना। 2 यूनिट्स दिए हुए हैं या सेम एक कार दी हुई है, उसकी दो तरह से स्पीड दी हुई है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द टाइम टेकन इन बोथ द केसेस। समझ में आ गया? ये जो रूल है ना, आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको टाइम का डिफरेंस लेना है। दोनों टाइम्स का डिफरेंस दिया होगा, एक की स्पीड ज्यादा एक की स्पीड कम, उस स्पीड डिफरेंस से टाइम डिफरेंस होगा, और टाइम डिफरेंस की वजह से ना इक्वेशन फॉर्म होगी। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का अलग अलग टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल लिया, आपकी इक्वेशन आराम से बन जाएगी। समझ में आ गया? लिख लो इस चीज को। इन क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, जब किलोमीटर वाली जर्नी दी हो, स्पीड दी हो, डिस्टेंस के बारे में कहा हो, इन क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस फॉर्म इक्वेशन इन टाइम। लिखो, मुझे तो पता है, मुझे याद है। इन क्वेश्चन इन्वॉल्विंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। गीतांश तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, रेस्टलेस हो तुम थोड़े से, क्या हो गया? नहीं समझ। इन क्वेश्चन इन्वॉल्विंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ऑलवेज फॉर्म इक्वेशन इन टाइम। समझ में आ गई चीज? इस चीज को लिख लो। देखो, एक दिन में समझ नहीं आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, मल्टीपल बार इसको प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आता है। समझ में आ गई इतनी चीज? राइट। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू मुझे दी हुई है 11। So now what I do is I take the value of y as 11 plus x. So 132 upon 11 plus x minus 132 upon x is equal to 1. छोड़ दो, तुम अपने पे ध्यान दो, छोड़ दो उसको। अब इसको सॉल्व करो। ये तो आपने क्वेश्चन इस वाले तो आपको क्लास में करवाया था ना मैंने, ऐसी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है ना, करो इसको, ले लो। उसके बाद भी तो रिप्लेस करना ही है उसको, उसके बाद में भी तो रिप्लेस करोगे ना बच्चा, उसके बाद में भी तो रिप्लेस करोगे ना, तो पहले ही कर लो, ठीक है। 132x माइनस 132 इंटू 11 प्लस इज इक्वल टू x इंटू 11 प्लस एक्स। कुछ गड़बड़ किया इक्वेशन फॉर्म करने में, रुको एक मिनट। स्पीड ये बड़ी है ना, तो इसका टाइम कम हो गया, तो यहाँ पर y क्या आ गया, हाँ y इज नॉट 11 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू, ये देखो ना, y इज इक्वल टू 11 माइनस, लिखा है ना, इक्वेशन फॉर्म करने में गलती हुई है, y इज इक्वल टू 11 माइनस। इसको ठीक कर लो बच्चों। हाँ, यही होगा तभी इक्वेशन सही से बनेगी, वरना नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात? y इज इक्वल टू 11 माइनस, देखना बच्चा, माइनस वाई लोगे तो क्या आ जाएगा, 11 माइनस एक्स। यहाँ पे तेरा माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है ना, तो आप उसको लिखोगे -11 प्लस x माइनस 11, ठीक है। देखो मैंने गलती कर, इसे दिमाग मुझे परेशान, दिमाग एकदम से बोल रहा है। 11 दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू -11 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा। पैसेंजर की स्पीड 11 किलोमीटर कम, 132x 132x माइनस 11 x इंटू एक्स माइनस। अब
यहाँ पे -11 जरूरी है ना, दोनों में से एक माइनस जरूरी होता है, या तो सी माइनस में आएगा या बी वाली टर्म माइनस में, तभी फैक्टराइज कर पाओगे उसको। x² - 11 ये खत्म हो गया। x² - 11x प्लस 1452 इक्वल टू, समझ में आ गई बात है? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? डन। तो 132 इंटू 11 है, ये होता है 12 इंटू 11 इंटू 11। 132 इज 12 इंटू 11। आपने 1452 कैसे निकाला था? इस 132 और 11 को मल्टीप्लाई किया था। ठीक हो गया? हाँ जी, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? 44x प्लस 33x, x माइनस 44, 33। बोल कुछ। इट विल बी x माइनस 44 इंटू x प्लस 33। चलो समझ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is equal to 44 kilometer per hour and speed of passenger train 33 kilometers per hour। लास्ट क्वेश्चन लिखो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में। यस, नहीं ये भी है। टू वाटर टैप्स, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। अब यही क्वेश्चन मैं कह रही थी, रट्टा मारना है। इन 9 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर, आपके 10th के पेपर में। Two water taps can together fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tank can separately fill the tank.
इससे पहले ना ये क्वेश्चन लिखो, चलो। बी टेक्स, आपका ये वाला क्वेश्चन हो टाइप्स टैप्स वाला, या फिर टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उनमें ट्रीटमेंट सेम ही होती है, वेरिएबल्स का इक्वेशन जो है वैसे ही फॉर्म होगा। बी टेक्स 16 days less than A. 16 days less than A to do a piece of work. To do a piece of work. If both working together, if both working together can do the work, can complete the work in 15 days. In how many days will B alone complete the work? जो आपका पाइप्स वाला क्वेश्चन था और टैप्स का पाइप्स का जो क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इनको ना हम रखते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की फुटिंग पर। जैसे आपका टाइम स्पीड का क्वेश्चन होता है ना, वैसे बिल्कुल है। फर्क इतना है कि मैंने तो डिस्टेंस क्वेश्चन ना आपको डिस्टेंस स्पेसिफाई किया हुआ है, 100 किलोमीटर चले, इतनी स्पीड में चले, पता है पर आवर क्या ट्रैवल किया। व्हेन इट इज अबाउट वर्क, तो होता क्या है, हम वर्क को स्पेसिफाई नहीं कर पाते, वर्क क्या है, कितने यूनिट्स का वर्क है, ठीक है। तो वर्क में ना कोई यूनिट की 100 यूनिट्स का वर्क है, वर्क में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, पहली चीज तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वर्क का कोई यूनिट नहीं है, कितने यूनिट्स का वर्क है वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। सेकेंड थिंग, अब वर्क ऐसा नहीं है कि एक काम करेगा, उसका काम खत्म होगा तो बी का काम खत्म शुरू होगा, सक्सेशन वाला काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने एक बुक दे दी, आपको टाइप करनी है, पेजेस दे दिए, टाइप करने हैं, 100 पेजेस दिए, आपने क्या 50 उसको टाइप करने शुरू कर दिए। समझ में आई बात? तो आप अपना अलग टाइम का टाइप कर रहे हो, वो अपना अलग टाइप कर रहा है, दोनों ने इकट्ठे मिलकर कितने दिन में काम पूरा किया, खत्म हो गया। तो नो वे योर वर्क वाज हैम्पर्ड कि दूसरा वाला कितना टाइप कर रहा है, या उसने मुझे वो पेज नहीं दिया इसलिए टाइप नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। अपना अपना काम कर रहे हैं इकट्ठे मिलकर, और इकट्ठे, किसी की स्पीड ज्यादा है टाइपिंग की, किसी की स्पीड कम है, तो वो स्पीड भी ना स्पेसिफाई नहीं की जाती। क्लियर हो गया? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमेशा मुश्किल यही आती है, वर्क को क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है ना, कि 100 पेज है टाइप कर रहे हैं, एक 2 पेज टाइप कर रहा है, एक 3 पेज टाइप कर रहा है, बताओ जी कितने दिनों में काम खत्म होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में पहली चीज तो हमेशा आपको टाइम डिफरेंस दिया होगा दो बंदों का, दो एंटिटीज है, दो टैब्स कह दिया, टू पर्सन कह दिया, तो दो तरह के आपको पर्सन दिए होंगे, उसको आपको उसका टाइम डिफरेंस दिया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया है बी टेक्स 16 डेज लेस देन ए, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ लेट द टाइम टेकन बाय ए, सॉरी बी, लेट द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। अगर सिर्फ टाइपिंग का बी को दे दो कि 100 पेज तुझे टाइप करने हैं, समझ में आ गया? वर्क क्या है, टू टाइप सम पेजेस, टू टाइप 100 पेजेस, एंड आई गिव इट टू बी टू कंप्लीट दिस, कंप्लीटली टाइप कर। तो वो कहता है नहीं यार, मैं 10 पेज रोज करता हूँ, मुझे 10 डेज लग जाएंगे। समझ में आ गया? तो उस 10 डेज को मैंने लिखा है एक्स। अब वो यहाँ पर आपको डेज दिया हुआ है तो आपने डेज लिखा, आवर्स लिखा है तो आवर्स लिखोगे, मिनट्स है तो मिनट्स लिखोगे। क्लियर हो गया? अब टाइम टेकन बाय ए निकाल सकते हो टू कंप्लीट द वर्क। बी टेक्स 15 डेज लेस, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 16। समझ में आ गया? बी का टाइम ए के टाइम से 16 डेज कम है, बी का टाइम ए के टाइम से 16 डेज कम है। समझ में आ गया? बी इज लेस देन ए, बी इज इक्वल टू ए माइनस 16। समझ में आ गई थी? बी इज इक्वल टू ए माइनस 16, इतना क्लियर है? तो बी का टाइम अगर एक्स लिया है तो ए का टाइम हो जाएगा एक्स प्लस 16।
अब इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमेशा, बिकॉज वी आर नॉट गिवन हाउ मच वर्क इज टू बी डन, वो वर्क क्या है उसको क्वांटिफाई नहीं किया हुआ। अगर डिस्टेंस होता तो आप कर लेते कि हम उनकी स्पीड का कुछ ना कुछ इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, हम हमेशा लेते हैं, यहाँ पे डे दिया हुआ था ना, पूरा काम करने के लिए बी लेता है एक्स डेज, ठीक है। तो हम करते हैं वर्क डन बाय बी इन 1 डे। सारा का सारा काम बी ने पूरा किया है एक्स डेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आपको, मैं 1 आवर का टेस्ट देती हूँ, अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स, ठीक है। पेपर कितने घंटे का होता है, 3 आवर्स। तो प्रोपोर्शनेटली आपका पेपर कितना होना चाहिए, 190 मार्क्स का, और कितना आता है 80 मार्क्स। तो अप्रोक्सीमेटली सेम हो गया, 3 टाइम्स हो गया। मैंने आपके पेपर को 30 मार्क्स का क्यों रखा है, मैंने 1/3 कर दिया है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो गया, 25 की जगह मैंने रख दिया 30, मैंने 1 आवर में 1/3 पेपर लिख दिया। समझ में आ गया, बात समझ में आई। अगर बी पूरा काम 10 दिन में करता है, या चलो मानकर चलते हैं, लिखो इस चीज को, वर्क डन बाय बी, बी कंप्लीट्स वर्क इन 2 days। इस चीज को लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट डे आकर बी और सेकंड डे आकर बी कितना कितना काम किया होगा। फर्स्ट डे कितना काम किया, आधा काम किया, आधे को 50% लिखेंगे, 50% मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। तो पर डे काम कितना हो गया उसका, 1/2, 1/2। समझ में आए। अगर मैं कहती हूँ बी कंप्लीट द वर्क इन 3 days, इस चीज को लिख लो। अगर ये अभी लिख लोगे, इसको समझ समझ में आता रहेगा मैं क्या कर रही हूँ, याद करना आसान हो जाएगा। बी कंप्लीट द वर्क इन 3 days, तो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन काम खत्म। तो रोज कितना काम किया, 33%, जिसे मैंने कर दिया 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ द वर्क इज डन। समझ में आ गया, क्लियर। अगर कहते हैं बी ने 5 दिन में काम किया, तो फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रोज कितना काम हुआ, 20%, 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5, 1/5। 5 दिन में हमने इक्वली वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि रोज आकर सेम काम किया है, ठीक हो गया। अगर अब मैं लेती हूँ 14 days, तो आप क्या करोगे, वर्क डन पर डे, समझ में आ गया। वर्क डन इज कंप्लीट द वर्क इन 30 days, तो पर डे वर्क कितना हो गया, 1/30। समझ में आ गई चीज। तो वर्क इज कंप्लीट इन एक्स डेज, तो 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/, क्लियर होगी बात। पर डे वर्क निकालना है हमेशा, और वो निकलता है 1/x। आपने 2 दिन में काम किया, तो मैंने कहा हर एक दिन आके आधा आधा काम खत्म कर दिया। 3 दिन में काम किया, तो रोज की रोज 1/3 काम कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। 4 दिन में काम किया, 1/4, 1/4। 13 days है तो 1/13। 20 days है तो 1/20 ऑफ द वर्क इज डन पर डे। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इधर। तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/, ठीक है। वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/, समझना आसान हो गया। ए का काम था x+16 days में पूरा, तो 1 डे में उसने कितना किया, 1/x+16 बाय द सेम रूल, हाफ, 1/3, 1/12, 1/15, 1/16, वही सेम रूल ए में भी लगा, ठीक है। अब मैंने कहा था क्वेश्चन में सारे नंबर्स देखा करो, नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं। 16 days लेफ्ट तो मैंने यूज कर लिया, उसको मैंने समझ भी लिया। नेक्स्ट हमें नंबर क्या दिया है, 15 days। ये 15 days क्या है, बोथ वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ए अपना काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है, रोज का रोज।
और पूरा का पूरा काम हुआ है खत्म 15 डेज में, तो इन दोनों ने मिलकर पर डे कितना काम किया होगा? 15 डेज में काम पूरा हो गया, तो पर डे अगर मैं आकर पेपर्स काउंट करूंगी तो पर डे मैंने ए का काउंट किया, बी का काउंट किया, 15 दिन में काम पूरा हो गया, तो इसका मतलब वो पर डे दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 1/15। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा। ए ने अपना किया, बी ने अपना किया, टोटल ऐड किया, 1/15। इसका मतलब ए पर डे काम करता है 1/x+16, बी पर डे काम करता है 1/x। और जब मैं एंड में आकर काउंट करती हूँ एक दिन में कितना काम हुआ हो। दिस इज अ वेरी बेसिक वे जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, इसमें सिर्फ आपको वो 1/x+16 समझना जरूरी है। अब इसको रट्टिया मार लो, रट्टा ही मारना है। इसको हम टैप्स वाले में कैसे लेके जाएंगे एक बार वो समझ लो, इसको तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? सबने लिख लिया ना यहाँ का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, बोर्ड्स में आ चुका है ये। ठीक है, अगर आप टैप वाले क्वेश्चन में आते हैं, दो टैप्स दी हुई है, क्या लिखा हुआ है? टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ये सिर्फ 9 3/8 की वजह से मुश्किल है, वैसे बहुत सिंपल है। ठीक है, 9 3/8 को सॉल्व किया क्या बनता है? ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बनाओ इम्प्रॉपर, 75/। अब एक पाइप है डाया बड़ी वाली, एक पाइप है छोटे डाया वाली। लार्जर डायामीटर टेक्स 10 hours less, so let the time taken by smaller pipe x hours, time taken by larger pipe, उसका कम है टाइम ज्यादा है? लार्जर डायामीटर टेक्स 10 hours लेस, तो क्या हो जाएगा? x-11। अब हम क्या करते हैं, इन सबका अगर x आवर में किया है तो एक आवर में कितना किया होगा? 1/x। समझ में आया? अगर x आवर में काम पूरा किया है तो 1 hour वर्क कितना हो गया? 1/x। और अगर x-11 में किया तो 1 hour वर्क कितना हो गया? 1/x-11। ठीक है, और काम कितने टाइम में पूरा हुआ है? 75/8। 75/8, 1/75/8। इस क्वेश्चन में गलती यही होती है, वो आप करो, मैं भी करती हूँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, आपने लिखना है 1/x प्लस 1/x-11, 1/75/। बिल्कुल समझ में आ गया। इक्वेशन हमेशा से, अब इसको याद कर लो, जैसे मैंने समझाया है वैसे रिपीट करके समझकर याद कर लो। आपको फाइनल इक्वेशन ऐसे ही बनानी है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन पे भी आता था, लीनियर इक्वेशन में से डिलीट हो चुका है, उसमें आने के चांसेस बहुत कम है, अगर आएगा तो इसी में आएगा, क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया? अब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक बार सॉल्व भी करो। पहले ये वाली करनी है कि दूसरी वाली? ये वाली करो। इसके दो क्वेश्चन ना मैं घर के लिए भी देती हूँ, लिखो।
तो ये आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 16, नीचे लिखोगे x इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 1/50। ये स्टेप किसने किया है और ठीक है उनका? एलसीएम लेके ठीक किया? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, x प्लस एक्स कितना होता है? 2x प्लस 16, और नीचे बन जाएगा x² प्लस 16x। अब क्या करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। प्रैक्टिस बन गया। इसके ना मैं दो सिंपल से क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए, घर पे कर लेना। अगर आज रिवाइज कर लोगे, कल मैं चेक करूंगी वो दो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वे से इक्वेशन बनानी है। और कल ना आप अपना टेस्ट पॉलिनॉमियल्स का जो अभी कल, जो फ्राइडे को हुआ था, वो सारा रिवाइज करके आओगे। ठीक है, कल आपको टेस्ट मिलेगा, साथ में वो डिस्कस हो जाएगा। और कल नहीं तो परसों से या थर्सडे से एपी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पेपर्स कब है? कोई नहीं, करा देंगे, एपी हो जाएगी कंप्लीट आपका रहे। और स्टेटमेंट प्रॉब्लम की लास्ट करी सब है, हो जाएगा। फैक्टर्स बन गए इसके, 24 एंड 10। तो x² माइनस 24x प्लस 10x माइनस 240 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 24। x था टाइम टेकन बाय d, तो आपने लिखा है 24 डेज। तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा? 40। ठीक हो गया इतना? तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है वो सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो आपने घर से करके लाने। टाइम एंड वर्क के बेसिक 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें कर लेना सॉल्व। ए टेक्स 6 days less than b to complete a piece of work, to finish or complete a piece of work. If A and B working together, और जो भी ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग टुगेदर कहा जाता है वो सॉल्व तभी होते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर सेपरेटली, नो वेयर देयर वर्क इज इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं है पहले ए करेगा, सक्सेशन में काम नहीं होता है, अलग अलग काम हो रहा है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क in 4 days. Find the time taken by B. Find the time taken by B to complete the work. Next लिखो। A takes 10 days less than B, मैं बाद में दी, to
complete a work if A and B working together can complete it in 12 days. 12. Find, अभी 12 भी था. Find the time. 15 था ना. Find the time taken by each to complete the work. अब लिखो next for pipes. Two pipes together can fill a tank in 12 hours. One pipe fills the tank 10 hours faster than the other. How many hours will the second pipe take to fill the tank? ये 3 क्वेश्चन है और जो बुक का क्वेश्चन है वो करके लाना है.